वेलकम एंड वेलकम बैक टू योर चैनल इजी नोट्स। लास्ट वीडियो में हमने पढ़े थे ढेर सारे फुल फॉर्म्स, इसलिए मैंने IFRS का फुल फॉर्म नहीं लिखा। जिसने स्किप कर दिया जाकर लास्ट पार्ट देख कर आओ प्लीज़। ओके, सो आज हम पढ़ेंगे IFRS और अकाउंटिंग एथिक्स। इन दो टॉपिक के बाद यूनिट 1 ख़त्म हो जाएगी। यूनिट 2 पे आएंगे जहाँ पे जनरल एंट्रीज पढ़नी है, ट्रायल बैलेंस पढ़ना है, फाइनल अकाउंट पढ़ना है और सॉल्व करने हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। एग्जाम्स तो बस आ गए, तो जल्दी जल्दी पढ़ लो अब, ठीक है। तो वन थिंग मोर, एक टास्क है आप लोगों के लिए भी और मेरे लिए भी। मैं IFRS के फुल फॉर्म नहीं बोलूँगी, हो सकता है मुंह से निकल जाए, तो जिस वक्त मुंह से निकलेगी आप वो टाइम स्टैम्प ज़रा मुझे कमेंट करके बता दोगे। तब तक के लिए चैलेंज मेरे लिए भी और आपके लिए भी कि आप देखना है कि मैं कब फुल फॉर्म बोलती हूँ, ठीक है। तो IFRS क्या होते हैं? अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या स्टैंडर्ड्स होते हैं जो IASB प्रपोज करता है। IASB का मतलब इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड, ठीक है। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के बोर्ड से जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स आते हैं बन के, ठीक है, उन्हें हम बोलते हैं IFRS, ठीक है। फाइनेंशियल रिपोर्ट्स को बनाने के लिए यूजुअली ये प्रिंसिपल्स बनाए जाते हैं ताकि ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्रोसेस से फाइनल अकाउंट बने, ठीक है। कुछ फीचर्स देखते हैं। ऑल ओवर द वर्ल्ड सेम प्रोसेस से बने मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होते हैं, तो यूनिवर्सल होते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल्स होते हैं, इनका प्रिंसिपल्स का अप्रोच कैसा होगा? प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होगा ना, प्रैक्टिकल होते हैं, ये इम्प्रैक्टिकल नहीं होते हैं बिल्कुल भी, ठीक है। दूसरी चीज़ जो याद रखना IFRS के लिए, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये आता ही आता है, ठीक है। IFRS ये फेयर वैल्यू मेथड को यूज़ करते हैं। फेयर वैल्यू वैल्यूएशन होती है। क्यों? हिस्टोरिकल कॉस्ट क्यों नहीं करते? ये 1 लाख कर लिया तो 1 लाख में क्यों नहीं लिखते एसेट को? क्योंकि ये इन्वेस्टर्स के अकॉर्डिंग स्टैंडर्ड्स बनाते हैं और इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट करते ही इसलिए क्योंकि उन्हें मार्केट की पावर में भरोसा होता है कि आगे चल के मार्केट बूम करने वाली है। डिप्रेशन पीरियड कितना भी आए पर बूम करेगी मार्केट, तो इस वजह से ये फेयर वैल्यू का मेथड यूज़ करते हैं कि अगर आपने कोई ज़मीन 1 लाख की ली है और 5 साल बाद उसकी वैल्यू 2.5-3 लाख हो गई है तो आप उसे 2.5-3 लाख का एसेट ही शो करेंगे। फेयर वैल्यू होती है, ठीक है। कंसोलिडेशन होता है, इसका मतलब ये कि असेट और लाइबिलिटी की जो एग्जैक्ट वैल्यू है आज के टाइम में आप वही लिखकर शो करते हैं, ठीक है। ट्रांसपेरेंट होती है इनकम, ठीक है। ट्रांसपेरेंट इनकम इन द सेंस कि जो एग्जैक्ट इनकम है फुल डिस्क्लोजर है और एक्यूरेट डिस्क्लोजर है, जो बिना मैनिपुलेट किया हुआ उस डिस्क्लोजर को शो करने को इनकरेज करते हैं। तो ये कुछ फीचर्स हो गए। अब फीचर्स से ही बनते हैं ऑब्जेक्टिव, जिसकी जो खूबी होगी उसका उसी रेफरेंस या उसी डायरेक्शन में तो कुछ ऑब्जेक्टिव होगा ना कि मुझे ये चीज़ आती है तो मैं इसी में अपना करियर बनाना चाहता हूँ। कुछ ऐसा यहाँ पर भी होता है। इसके फीचर्स जो है, इसका प्रिंसिपल बेस्ड अप्रोच होता है और ऑल ओवर द वर्ल्ड एप्लीकेबल होता है। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या होगा? टू ब्रिंग यूनिफॉर्मिटी इन रिपोर्टिंग या फिर अकाउंटिंग ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक है। टू मेक अकाउंट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड कंपैरेबल, कॉम्प्रिहेंसिव, ठीक है। फेयर वैल्यू अकाउंटिंग बनाना, टू मेक अकाउंट्स विद द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इन्वेस्टर्स ऑल्सो, ठीक है। अकाउंट्स को अंडरस्टैंडेबल बनाना, ईजी बनाना ऑल ओवर द वर्ल्ड। अगर यही चीज़ एक ही स्टैंडर्ड, एक ही प्रिंसिपल रूल इस्तेमाल होगा तो ऑल ओवर द वर्ल्ड लोग उसे आसानी से समझ पाएंगे, है ना। उसके बाद स्कोप, इसका स्कोप क्या होगा, कहाँ कहाँ होगा? अब खुद सोचो, कोई एक रूल है, कोई एक रेगुलेशन है और वो ऑल ओवर द वर्ल्ड ग्लोबल वही फॉलो हो रही है, तो जो बंदा या जो बंदी इंडिया में CA की पढ़ाई किया है या इंडिया से CA बना है, वो ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी कंपनी के लिए काम कर सकता है ना, बट ऑब्वियसली कर सकता है, ठीक है। तो एम्प्लॉयमेंट के स्कोप, डेवलपमेंट के स्कोप बहुत बढ़ जाते हैं, ठीक है। जो इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड का बोर्ड है IASB, ठीक है, उसका वर्क काफ़ी बढ़ जाता, उसका वर्क काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव हो जाता है, अकाउंट्स कॉम्प्रिहेंसिव हो जाते हैं, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन के लिए सिंपल हो जाता है कि अगर मतलब नॉर्मल स्किल वाला भी अकाउंटेंट है तो उसे वो ट्रेन करके डेवलप करके इस लेवल तक ला सकते हैं, ठीक है। बहुत एक्सपर्टीज़ नहीं चाहिए होती है। तो कुछ स्कोप्स हैं ये दिए हुए हैं यहाँ पे। उसके बाद नीड और सिग्निफिकेंस, ज़रूरत क्या है, चल तो रहा है जिस कंट्री में, हर कंट्री का अपना अपना गैप होता है, ठीक है। हर कंट्री के अपने अपने जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स होते हैं। इंडिया का अलग है, US का अलग है, हर जगह का अलग है, अपने हिसाब से वो लोग करते हैं अकाउंटिंग। तो ज़रूरत क्या है? ज़रूरत ये है कि अब ग्लोबलाइजेशन हो चुका है। ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसी कोई भी चीज़ अननेसेसरी नहीं है जो ऑल ओवर द वर्ल्ड चल सके।
ये यूनिवर्सल है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ऑल ओवर द वर्ल्ड हमें एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम चाहिए जिसके थ्रू हम हर कंपनी के अकाउंट को मेंटेन कर सकें, कंपेयर कर सकें, स्टडी कर सकें, रिसर्च कर सकें उसके ऊपर। तो ये कुछ इसकी नीड और सिग्निफिकेंस है, ठीक है। अभी मैं बोल रही हूँ IFRS की फुल फॉर्म, कमेंट डाउन करना कि मैंने कब बोला है। IFRS का मतलब होता है इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड, ठीक है। फाइनल अकाउंट को रिपोर्ट करने के लिए या बनाने के लिए जो स्टैंडर्ड्स इंटरनेशनली मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड यूज़ किए जाते हैं वो होते हैं IFRS, ओके। अभी बात करते हैं अकाउंटिंग एथिक्स की। एथिक्स क्या होते हैं? एथिक्स आर द मोरल वैल्यूज विच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू फॉलो, ठीक है। संस्कार जिन्हें हम बोलते हैं, तो हम एक्सपेक्टेड होते हैं कि हम वो चीज़ें फॉलो करेंगे जो हमारे पेरेंट्स हमें सिखा रहे हैं। तो अकाउंट में क्या है कि जो चार्टर्ड अकाउंटेंट की बॉडी है, इंडियन काउंसिल ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स विच इज़ ICAI, ठीक है, या अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड विच इज़ ASB, ये लोग जो रूल्स बनाते हैं, जो एथिक्स बनाते हैं, जो स्टैंडर्ड सेट करते हैं, ये लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि जो भी अकाउंटेंट होगा या जो भी चार्टर्ड अकाउंटेंट होगा, CA होगा, CS होगा, व्हाटएवर जो भी ऐसे प्रोफेशन में आएगा, वो इन एथिक्स को, इन रूल्स को, इन स्टैंडर्ड्स को फॉलो करेगा, ठीक है। अभी आते हैं इम्पॉर्टेंस, वाई आर दे इम्पॉर्टेंट। सबसे पहला तो अगर आप रूल रेगुलेशन फॉलो करते हो, बहुत ज़्यादा सिद्धांतवादी होते हो, तो आपकी एक डिफरेंट इमेज होती है सबकी नज़र में, ठीक है। तो जैसे कि अभी एक मैंने देखा था इंस्टाग्राम पे कि एक जज हैं, आई डोंट नो फ्रॉम वेयर ही इज़, मुझे बिल्कुल दिमाग में नहीं आ रहा, तो वो अपनी हर एक हियरिंग संस्कृत में करते हैं। तो ही हैज़ अ डिफरेंट काइंड ऑफ इमेज फॉर हिमसेल्फ, मतलब वो ट्रेडिशनल माने जाते हैं, उनको रिस्पेक्ट अच्छी दी जाती है, नेक्स्ट लेवल की दी जाती है। सो जब आप किसी भी एथिक या किसी भी मोरल वैल्यू को सोसाइटी की फॉलो करते हो ना, तो आप जिस सोसाइटी की वैल्यूज़ को फॉलो कर रहे हो वहाँ पे आपको एक बेटर पोजीशन, बेटर डेजिग्नेशन पे रखा जाता है, वहाँ का रिस्पेक्ट मिलता है, ठीक है। तो इम्पॉर्टेंस इसलिए क्योंकि आप डिग्निटी आपकी बनेगी तो यू विल गेट मोर ऑफ योर क्लाइंट्स, आप ग्रो करोगे। तो कुल मिला के एथिक्स फॉलो करना ना अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, क्योंकि उनकी ही लाइफ फॉस्टर करेगी, वो ही ग्रो करेंगे, उनकी इमेज बेटर होगी और क्लाइंट्स आएंगे, कंपनी ग्रो करेगी, वो ट्रू फीडबैक दे पाएंगे कि आपकी किस अकाउंट में क्या दिक्कत है, आपको क्या चीज़ सही करनी चाहिए, क्योंकि अकाउंट्स आर अ वेरी गुड डिसीजन मेकिंग मटीरियल, ठीक है। अब उसके बाद इशूज़ क्या आते हैं? देखो सबसे पहला इशू तो ये आता है ना कि कुछ लोग फ्रॉड करने में माहिर होते हैं, विंडो ड्रेसिंग वगैरह कुछ कंपनीज़ ही करवाती हैं, कुछ कंपनीज़ हायर ही ऐसे अकाउंटेंट्स करती हैं जो फ्रॉड कर सकें, मैनिपुलेट कर सकें, ताकि वो अपना रॉन्ग अकाउंट शो करके, रॉन्ग फाइनल अकाउंट शो करके कोई भी कैपिटल उठा सके मार्केट से, या जो भी कुछ उनका पर्पज़ रहा हो। विंडो ड्रेसिंग में कुछ लोग बहुत माहिर होते हैं, बट हाँ इट ऑल्सो अफेक्ट्स योर पर्सनल लाइफ इफ़ यू डू नॉट फॉलो अकाउंटिंग एथिक्स। अगर इन केस कभी भी आप पकड़े गए तो अकाउंट से पकड़े गए तो पकड़े गए, ठीक है, दैट इज़ नो एक्सप्लेनेशन देन टू डैट, ठीक। तो फिर वहाँ पे आप यू कैन हैव टू बी अ फाइन या प्रिजनमेंट या जो भी कुछ, ठीक है। तो कुछ इश्यूज़ ही हैं। तो इसी के साथ हमारी यूनिट 1 होती है ख़त्म। नेक्स्ट यूनिट है जनरल एंट्री, तो बी रेडी फॉर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। और हाँ, जिसने गैप नहीं देखा वो भी देख के आओ, और जिसने अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स नहीं देखे वो क्या ही समझोगे कि IFRS क्या होता है। फुल फॉर्म्स पढ़नी है ना, जाके वो भी देख के आओ। स्टे ट्यून्ड टू अस फॉर योर गुड एग्जाम्स।